हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो एसएससी का एक नया नोटिस आया है, मैंने डिटेल में पूरा पढ़ लिया है। आपको आसान से भाषा में बिल्कुल मैं अभी थोड़े टाइम के अंदर बता देता हूँ। आप वीडियो को देखने की स्पीड जो है वो तेज कर सकते हो। ठीक है, करें स्टार्ट। तो इन्होंने ये जो नोटिस निकाला है ये इस चीज के रिगार्डिंग में निकाला है कि जब आंसर की के अंदर क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उनको कैसे आप चैलेंज कर पाओगे। ठीक है, किस क्वेश्चन के मार्क्स किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें ठीक है ठीक ठाक डिटेल में बताई है। मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। तो क्या सोच रहे हैं ये कि एक चैलेंज या फिर ऑब्जेक्ट, ये आपको दिख रहा होगा ना टेक्स्ट जी, कि एक चैलेंज या फिर ऑब्जेक्शन जो हम रेज रेज करते हैं उसका मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ आंसर कीज। पहले आंसर कीज आती है, फाइनल नहीं आती है, पहले टेंटेटिव आंसर कीज आती है। फिर कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है कि भाई आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे तो ऑब्जेक्शंस रेज कर दो या फिर चैलेंज कर दो क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो भी वो ऑब्जेक्शन रेज होते हैं वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा एग्जामिन किए जाते हैं, SMEs के द्वारा। ठीक है, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर की बनाई जाती है इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए। ठीक है, ये इनका प्रोसेस होता है। तो हुआ क्या है, ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, ग्रीवेंसीज दिए हैं कमीशन को, RTI एप्लीकेशंस दी हैं। ठीक है, कोर्ट के सामने भी ये बात रखी गई है। ठीक है, इसीलिए हम ये लेकर आए हैं। हालांकि मेरे को लग रहा है कि कैंडिडेट्स को तो ये नहीं समझते हैं कुछ, कोर्ट के कारण ये लेकर आए होंगे, बट ठीक है, खैर कैसे भी आया हो। पर्टिकुलरली द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन अभी नेतान, ये कोई केस का इन्होंने बताया कि इस केस के कारण हम लेकर आए। ठीक है, एक भी चीज मैं मिस नहीं करूंगा, आपको आसान भाषा में सब कुछ बता दूंगा, पूरा डिटेल में एक एक वर्ड मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि अगर क्वेश्चन, मैं आपको ये जो PDF है ना अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दे दूंगा, एक बार आप खुद भी पढ़ लेना। क्यों खुद पढ़ लेना, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी भाई, ऐसी लैंग्वेज होती है इसकी बढ़िया पढ़ने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इज फाउंड टू बी एम्बिगुअस, एम्बिगुअस यानी कि उसका डबल मीनिंग हो, डबल मीनिंग लाइक एक से ज्यादा उसके मीनिंग निकलते हो। देर आर एरर्स इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर एरर हो जिससे उसकी करेक्टनेस या क्लैरिटी इंपैक्ट होती हो कि यार ये ठीक है या वो ठीक है। और देर आर नो करेक्ट ऑप्शन, उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन ना हो। ठीक है, अगर करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे तो हम क्या ही टिक करेंगे। तो उस केस में द क्वेश्चन शैल बी डिस्कार्डेड एंड मार्क्स अलोकेटेड, जो भी उस क्वेश्चन के मार्क्स हैं शैल बी एडेड टू द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच कैंडिडेट। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर ही कुछ गलती है तो आपने अटेम्प्ट किया हो, आपने खाली छोड़ा हो, या आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया हो, क्योंकि ठीक उत्तर तो है ही नहीं, गलत और ठीक तो क्या ही अटेम्प्ट होगा। अगर क्वेश्चन गलत है तो आपने अटेम्प्ट किया हो या अटेम्प्ट ना किया हो, मार्क्स सबको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी नुकसान हो जाता है, उन लोगों को नुकसान हो जाता है जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लिया है। यहां पर आपको ये नुकसान ना हो, आपको बाकियों से एज मिले, इसीलिए मैं आपको एग्जाम के पास अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बता रहा होता हूं कि कब किसी क्वेश्चन से पीछा छुड़ा के भाग जाना है। तो उस चीज का खास ख्याल रखना आप लोगों ने। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बचाएगी। कई लोग यहाँ पर भी नुकसान में रहेंगे, सारे बराबर नहीं रहेंगे। किसी ने यहाँ पर टाइम दिया है, किसी ने नहीं दिया, तो नहीं दिया जिसने, उसने वो टाइम किसी और क्वेश्चन को दिया। तो कौन नहीं देगा, जिसकी ये स्ट्रॉन्ग है, जिसने मॉक्स में इसकी प्रैक्टिस करी है। सर हमें थोड़ी पता होगा कि क्वेश्चन गलत है, आपको ये नहीं पता होगा एग्जाम में कि क्वेश्चन गलत है, बट आपको ये पता होगा कि यार अब जरूरत से ज्यादा टाइम लग रहा है भाई, मेरे को अपनी ईगो छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन गलत है तो ये होगा। अगर क्वेश्चन ठीक है लेकिन एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 2 करेक्ट ऑप्शन हो गए या 3 करेक्ट ऑप्शन हो गए या 4 करेक्ट ऑप्शन हो गए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे, विल बी अवार्डेड टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव चूजन एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो 2 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ए और बी करेक्ट है और सी और डी तो ऑफ कोर्स फिर करेक्ट नहीं है। तो किसी ने अगर ए और बी को चूज किया हो, उन सबको तो फुल मार्क्स मिलेंगे। किसी ने सी या डी में से चूज किया हो, उसको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, क्योंकि भैया 2 करेक्ट ऑप्शन थे तो एटलीस्ट तू उनमें से चूज कर लेता। क्लियर है। और जिसने उस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया है कि यार 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 यानी कि नेगेटिव मार्किंग से वो बच गया है। तो अगर किसी क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन 2-3 हो, ऐसे हो, तो आपको वो चूज करना है। ठीक है, फिर वो सबके लिए बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ गई। जिसने रॉन्ग ऑप्शन चूज किया है
उसको नेगेटिव मार्किंग, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको 0, और जिसने करेक्ट ऑप्शन में से छाटा है उसको मार्क्स मिल जाएंगे। हो सकता है 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन डीम्ड टू बी आउट ऑफ सिलेबस, अगर क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा बताया जा रहा है, तो इन्होंने ये बताया कि हमने नोटिफिकेशन के अंदर ब्रॉडली बता रखा है कि अपना सिलेबस क्या है, मोटा मोटा हमने इंडिकेट कर रखा है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द ब्रॉड टॉपिक्स इंडिकेटेड, कि जो हमने सिलेबस में टॉपिक इंडिकेट कर रखे हैं उनके लिए प्रिपेयर्ड आए, तो ऑफकोर्स वो तो हम करते ही हैं, ठीक है जी, नई चीज नहीं है। एंड ऑल्सो द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विच में बी मेट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। अब तक तो मैं ईमानदारी से बताऊं तो इनके लेवल में कुछ फर्क रहता है नहीं, ठीक है। एसएससी के सारे एग्जाम तो एक जैसे ही हैं, एक जैसी ही प्रिपरेशन होती है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि भाई इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन बीइंग आउट ऑफ द सिलेबस है उसकी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। हाँ है तो सच में ही कम, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आते, एक आधे कभी कभी अपीयर होते, ठीक है जी। हाउएवर इन द रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस, जैसे मैं आपको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन अगर बताऊं तो जो स्क्यूनेस का आया था ना, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो आउट ऑफ सिलेबस कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज 10th तक की स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नहीं है, ठीक है। Where the subject matter experts, after reviewing the challenges, come to conclusion that a question is out of syllabus, such a question will be discarded and marks would be awarded to all the candidates. अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो मार्क्स सबको मिल जाएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट करो ना करो, खाली छोड़ दो, कुछ भी करो, गलत अटेम्प्ट कर दो, ठीक है, सबको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी, तो यहां पर भी अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आपको लग रहा है कि यार, और हाँ, अब ये नहीं सोचना कि हर क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, बहुत रेयर होता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, कुल मिला के ये रखना है कि यार जो क्वेश्चन आपका टाइम ले रहा है, आपसे नहीं हो रहा, उसको स्किप करके आगे बढ़ो, बाद में आके देखो, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज स्पेसिफिक एरर या फिर एरर्स इन ट्रांसलेशन। अब ये बोल रहे हैं कि जब वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द मीडियम या फिर लैंग्वेज इन विच दे वुड लाइक टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। मेरे को फिलहाल तो नहीं पता है कि जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो, बिकॉज इनका प्रोसीजर थोड़ा मोटा चेंज होता ही रहता है, कि आपसे लैंग्वेज मांगी जाती है कि नहीं, अब तक मांगी जाती हो या ना मांगी जाती हो, इन फ्यूचर आपसे ये पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज में आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है आप भी मांगी जाती हो, ठीक है। अब मान लो आपने इंग्लिश चूज कर ली कि मैं इंग्लिश में पेपर को अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख पाओगे, ठीक है। बट हाउएवर दे वुड बी एबल टू मार्क देयर आंसर्स एंड सबमिट द सेम ओनली इन द मीडियम और लैंग्वेज दे चूज। अगर आपने इंग्लिश चूज करी है तो देख दोनों सकते हो, पर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इंग्लिश में ही कर पाओगे आप, तो हो सकता है हिंदी में आपको आंसर ही ना करना पड़े, मेरे ख्याल आपको वो ऑप्शन टिक करने का ऑप्शन ही ना दे, सेव एंड नेक्स्ट करने का शायद ऑप्शन ही ना दे, जो भी है कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि अपनी ही लैंग्वेज में मार्क करो। ऐसा ये क्यों बोल रहा है, ऐसा इसलिए बोल रहा है कि आपने इंग्लिश चूज करी और क्वेश्चन हिंदी की ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई और हिंदी का क्वेश्चन गलत है, ठीक है, और आपको वो क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन आपकी लैंग्वेज में तो ठीक था, तो आप रिप्रेजेंटेशन लगा दो कि ये वाला क्वेश्चन तो गलत है, देखो हिंदी वाली लैंग्वेज ऐसे है, तो हो सकता है इंग्लिश वाले भी नंबर लेने के चक्कर में ऐसे रहे। सेम ऐसे ही है, हो सकता है हिंदी में क्वेश्चन ठीक हो, इंग्लिश में गलत हो, तो हिंदी वालों को ये बोला जा रहा है कि अपनी लैंग्वेज का क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपका ठीक है तो आपका, फिर आपको इसकी एडवांटेज नहीं मिलेगी कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन गलत है या फिर इंग्लिश वाले में एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक थे या वट, समझ गए आप। अपनी लैंग्वेज में देखो, आपकी लैंग्वेज में क्वेश्चन ठीक था या गलत था, ये मैटर करता है, ठीक है जी। ठीक है, तो आगे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं भाई, देखो, in case there is a translation error or error in a specific language, the question will be evaluated by the SMEs independently for that language, कि जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन गलत है उसी लैंग्वेज के लिए इंडिपेंडेंटली वो उसको देखेंगे, अगर दूसरी लैंग्वेज में ठीक है तो इंग्लिश वालों के लिए ठीक है तो इंग्लिश वालों का अलग, हिंदी वालों का अलग, भले ही सेम क्वेश्चन, अपनी लैंग्वेज में देखो भाई क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। आगे क्या बता रखा है, फॉर इंस्टांस इफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट इन इंग्लिश, इन्होंने इंग्लिश और पंजाबी का एग्जाम्पल ले लिया, मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम्पल बता दिया भाई, ठीक है। तो ऊपर जितने भी रूल थे कि एक से ज्यादा, जितनी भी कंडीशन थी कि एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक मिल जाए,
या क्वेश्चन गलत हो जाए या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो जाए, तो वो लैंग्वेज के हिसाब से वो सारी चीजें अलग अलग देखेंगे कि भाई इंग्लिश के क्वेश्चन के ऊपर इन सारों में से कौन सा केस लग रहा है, हिंदी के ऊपर इन सारों में से कौन सा केस लग रहा है, ये ठीक है भाई। ये सारा मैंने पढ़ लिया है, यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा मिला नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो भी यहाँ पर लिखा है। तो दैट्स ऑल। ये ताज़ा ताज़ा आज 10 अप्रैल 2026 का अपना नोटिस है। क्या मैंने कुछ मार्क कर रखा है? मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा था, ये ना हो मैंने बीच में मार्क कर रखा हो भाई। 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है। हाँ, the candidate may note that only substantive objection which may impact the clarity or intent of the question will be taken into account. Minor errors which do not substantively impact the question. ये बोल रहे हैं कि मान लो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया कि आपने तिल का ताड़ बना दिया अननेसेसरी, ओबियस उत्तर दिख रहा है कि यार ऑब्वियसली ये उत्तर होना चाहिए, बट फिर भी आप एक अननेसेसरी लॉजिक लेकर आ गए, जैसे कि रीजनिंग में लेकर आया जा सकता है कि नंबर सीरीज में इससे भी तो हो सकता है, अटपटा अजीब सा लॉजिक लेकर आ गए, बल्कि सीधा साफ साफ दिख रहा है, तो ये बोल रहे हैं इस तरीके से हम एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। सब्सटेंटिव, जिन ऑब्जेक्शंस के अंदर कुछ सब्सटेंस होगा, जिनका वाकई में कुछ मतलब होगा, वो क्वेश्चन की क्लैरिटी और इंटेंट को इंपैक्ट कर रही हो, विल बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। minor error which do not substantively impact the question and where a person of ordinary prudence, अगर एक कॉमन सेंस वाले बंदे को उस सब्जेक्ट की बेसिक सी नॉलेज हो, तो ये आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर वो समझ सकता हो कि यार यहाँ पर तो इसका उत्तर बी ही होना चाहिए, तो ठीक है फिर वो बी ही होगा। हालांकि ये इसको मिसयूज कर सकते हैं, बट ये ऐसा बोल रहे हैं, इनकी बात ठीक भी है अगर ये मिसयूज ना करे तो, ठीक है, ठीक है। यही बोला इन्होंने पूरे पैराग्राफ में। सिमिलर प्रिंसिपल डिसाइडिंग वेदर क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट आंसर, ये वही बात बोल रहे हैं कि तिल का ताड़ नहीं बनाना है, अननेसेसरी लॉजिक ढूंढ के नहीं लाने हैं, ठीक है। हाँ, इन्होंने ये भी बोला है कि ए कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट द नंबर ऑफ चैलेंजेस या फिर ऑब्जेक्शन जो रेज किए हैं, कि मान लो एक क्वेश्चन गलत है और उसके ऊपर लाख बंदों ने बोल दिया कि ये गलत है, फर्क नहीं पड़ता अगर उनका जो लॉजिक है कि क्यों गलत है। जब आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो आप एक एक्सप्लेनेशन देते हो, तो वो एक्सप्लेनेशन मैटर करती है, भले ही एक बंदे ने क्वेश्चन को गलत बताया हो, लेकिन उसका जो लॉजिक है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को अच्छा लगा हो, कि ठीक लगा हो, जायज लगा हो, अच्छा तो क्या कि हाँ यार ये ठीक बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर एरर है, तो वो उसकी मान सकता है, ठीक है। तो कितने लोग रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन लगाई गई है उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर सब्सटेंस कितना है, रियलिटी कितनी है, वो जायज है कि नहीं, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर इसने ये बोला है कि ये जो गाइडलाइंस है ये अप्लीकेबल हो जाएंगी जो 2026 के जो एग्जामिनेशन हैं सारे, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं उनके ऊपर आगे से। तो दैट्स ऑल भाई, मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, बाय बाय।